बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, प्रोग्राम माय वॉइस में आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, आज मेरे साथ दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। दोनों अपने अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं। उनका तल्लुक इकोनॉमी से है। पहले मेहमान हैं जनाब प्रोफेसर एजाज प्राचा साहब, कहीं पर तशरीफ़ ला चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो खाली इकोनॉमी पर बात कर सकते हैं, वो तो यानी हर मौजू पर बात कर सकते हैं। तो प्रोफेसर एजाज प्राचा साहब कई बार बात कर चुके हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी पर और दूसरे मामलात पर। प्रोफेसर एजाज प्राचा साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया साहब। और साथ में ये भी इजाफा कर दूं कि प्रोफेसर एजाज प्राचा साहब एक पाकिस्तानी हैं, लेकिन वो फ्रेंड्स ऑफ जम्मू कश्मीर के वो प्रेसिडेंट भी हैं। तो ये मैं इजाफी कह रहा हूँ कि उनके जो है ना एरिया ऑफ इंटरेस्ट वो काफ़ी वसी है। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब अब्बास भट्ट साहब, जो कश्मीर नेशनल पार्टी के चेयरमैन हैं, कई बार तशरीफ ला चुके हैं, वेरी वेल नोन पर्सनालिटी हैं। अभी पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का दौरा करके वापस आए हैं। तो इन चूँकि ये पेशे के लिहाज से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ज़ाहिर है इकोनॉमी के साथ इनका भी बड़ा करीबी ताल्लुक है। अब्बास भट्ट साहब, वेलकम टू माय शो। थैंक यू डॉक्टर साहब, सो अच्छा नाइस नाउ। अच्छा प्राचा साहब, हमने चंद दिन पहले बात की थी, जो करप्शन ऑफ पाकिस्तान हुई थी, और उसमें आपने कुछ वजाहत की थी, लेकिन मसला ये है कि गवर्नेंस और करप्शन एक ऐसा मौजू है पाकिस्तान का इस वक्त, इसे बर्निंग इशू है, हर चेंजेस आती हैं उसमें रोज़। तो आप कैसे देखते हैं कि गवर्नेंस क्या कोई इम्प्रूव हो रही है या करप्शन इम्प्रूव हो रही है? करप्शन में इजाफा हो रहा है, करप्शन अब इजाफा अपनी जगह हो रहा है, क्या गवर्नेंस में कोई तब्दीली आ रही है या फ्रॉम बैड टू वर्स जा रही है? फ्लोर इज योर्स प्राचा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब देखिए, आपने करप्शन की और गवर्नेंस की बात की, तो देखिए करप्शन तो पाकिस्तान में हद दर्जे हो चुकी है। ये नहीं, मैं समझता हूँ कि करप्शन के तो रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान जब से बना है तब से अब तक इतनी करप्शन नहीं हुई जितनी मौजूदा दौर में हुई है, और सिस्टमेटिकली और साइंटिफिकली तरीकों नए नए तरीकों से हुई है। शायद पहले भी यकीनन होती होगी, करप्शन में तो पाकिस्तान रहा है, लेकिन ऐसी करप्शन की जो मिसालें कायम हुई हैं कि आपको हैरत होगी। पिछली बार भी मैंने जिसकी बात की, आपको बताया था कि किस तरह से डॉलर की प्राइस को मसनूई किल्लत पैदा करके बढ़ाया गया, और बढ़ाते ही बाहर से डॉलर की आमद शुरू हुई। कहा यह गया कि बाहर से बैरून मुल्क पाकिस्तानी भेज, पाकिस्तानी कैसे भेजते कोविड में, वो तो मैंने आपको पहले भी बताया था। कोविड वाली सूरत हाल में तो जैसे वहां पे थी यहाँ भी थी। और फिर $8 बिलियन आया। $8 बिलियन, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का डेटा देखें तो इतना पैसा कभी नहीं आया। इसी मौजूदा गवर्नमेंट के भी अगर आप देखें तो 1 बिलियन, 2 बिलियन, 4 बिलियन, 5 बिलियन, गालिबन 3 बिलियन तक आया, और $8 बिलियन आया, और मार्केट हुआ 159 के हिसाब से। और जिसने बेचा, जिन जिन पार्टियों ने बेचा, उन्होंने फिर 10 दिन के अंदर अंदर वो डॉलर की प्राइस गिराई गई और उसको 146 में खरीद लिया। तो गोया $1 में 13 रुपए पाकिस्तानी उन्होंने कमाए। अच्छा, 10 दिन के अंदर ये सारी गेम हुई। ये तो 10 को अगर आप कुछ लोगों ने कमाए, यानी दूसरे उसमें क्या गवर्नमेंट के लोग थे या कोई उनके क्या कहते हैं कि उनके अपने लोग थे? मैं समझता हूँ ये तो माफिया था। ये तो माफिया था जिन्होंने डॉलर बेचा और निकाल लिया। तो अगर $1 में उन्होंने 13 कमाए, तो $8 बिलियन में उन्होंने कितने कमाए होंगे 10 दिन के अंदर, और वो लेकर वापस चले गए। वापस वापस कैसा ले गए मसलन? वापस जैसे आपने भी पिछली बार कहा था कि अफगानिस्तान भी गया पैसा, डॉलर निकल गए, और मुख्तलिफ तरीकों से निकल गए। जरूरी नहीं कि वो पाकिस्तान से बाहर निकल गए हों, लेकिन मईशत से निकल गए, इकोनॉमी से निकल गए। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जो आपके स्मार्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये तो कह रहे थे कि ये करप्शन के खिलाफ आए हैं, करप्शन को ख़त्म करेंगे और किसी माफिया को नहीं छोड़ेंगे। तो आप कहते हैं ये माफिया ने किया है, तो क्या ये माफिया का हिस्सा हैं, माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं और या उनको यानी पनाह दे रहे हैं? फिर क्या मसला है, करप्शन ख़त्म क्यों नहीं हो रही? देखिए डॉक्टर साहब, बहुत से लोग इमरान खान को मुस्तस्ना कराने के चक्कर में होते हैं, और जी वो हैंडसम है और वो स्मार्ट है और फलाना है, और वो तो बेगुनाह है, वो तो पारसा है।
भाई पारसा है तो बैठ के घर में अल्लाह अल्लाह करे, उसको वजीर आजम बनने का क्या जरूरी है कि एक पारसा को वजीर आजम बनाया जाए जिसको कोई सूझबूझ ही ना हो। और फिर ये बात भी समझ से बालातर है कि उसके नीचे सारी फौज, दाएं भी बाएं भी माफिया बैठे हों, चाहे वो शुगर माफिया है, चाहे वो मेडिसिन माफिया है, पेट्रोल माफिया है, या वो जंगलात का माफिया है, वो प्लाजों और टाउनशिप्स का माफिया है, उसके दाएं बाएं बैठा हुआ है और वो देखी जा रहा है। और बस वो तो कुछ नहीं कर रहा। ये देखी जा रहा है या उनको पनाह भी दे रहा है? आप देखें, कोर्ट से लोग स्टे ऑर्डर ले लेते हैं। जो भी माफिया होता है या जो भी करप्शन होती है उस पर फौरन इनके अपने आदमी जो होते हैं वो स्टे ऑर्डर ले लेते हैं और मजीद तहकीक हो ही नहीं सकती। डॉक्टर साहब, जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा। अभी आप ने सुना होगा कि पिछले दिनों शब्बर जैदी जो FBI के चेयरमैन रह चुके हैं, उन्होंने कहा पाकिस्तान का दिवालिया निकल चुका है और पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। इसलिए डॉक्टर साहब, हकीकत यह है कि वो FBI के चेयरमैन रह चुके हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है, जो मालियात इकट्ठा करता है, वो फेडरल मतलब मरकज में, सेंटर में, फेडरल गवर्नमेंट में वो जो है तो चेयरमैन रह चुके हैं। और उनका बयान को इस तरह से एक मिनट, बट प्रोसेस अब थोड़ा सा इजाफा ऐसा करें ना कि इमरान खान की हुकूमत में रह चुके हैं, साबका रह चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है कि पुराने जमाने में रहे हूँ। इमरान खान इसको लेकर आए थे, बड़ी तारीफें करके कि बड़ा काबिल आदमी है वगैरह वगैरह। अब वही वो कह रहे हैं कि दिवालिया के शायद लोग समझेंगे नहीं कि पाकिस्तान बैंक करप्ट हो चुका है। डॉक्टर साहब देखें, इनके आगे तो जो भी सच बोले तो वो मुजरिम होता है। चाहे वो एस बाबर जो थे, जिन्होंने इनके फॉरेन फंडिंग के राज खोले, वो भी मुजरिम हो गए। शब्बर जैदी है, वो भी मुजरिम हो गया। अभी वो जस्टिस वजी है, उन्होंने जो इल्जामात लगाए वो भी मुजरिम हो गए। उसके खिलाफ सारे PTI वाले बोल पड़े। इस पर प्राची साहब बच्चों के ये मेरे दूसरे सवाल में है, मसलन जस्टिस वजीरुद्दीन का भी सवाल मेरे पास है और जैदी साहब का भी था, शब्बर जैदी साहब का भी आपने कुछ डील कर लिया। लेट मी गो टू अब्बास भट्ट साहब। अब्बास भट्ट साहब, मैं आपसे ये एक तो ये कहूँगा कि आप इस पर तबसरा कर दें, लेकिन साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि चूंकि आपका ताल्लुक, डायरेक्ट ताल्लुक, जिसको आज़ाद कश्मीर कह लें, POJ के कह लें, जो मर्जी कह लें, आपका ताल्लुक उससे है। तो हमारे जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, और मैं आपके दोस्त और अपने दोस्त ज़ुबैर अंसारी साहब का लफ्ज़ यूज़ करना चाहता हूँ कि दानिशखोर। तो कुछ दानिशखोर हैं, वो कहते हैं कि आप लोगों को क्या तकलीफ़ है अगर पाकिस्तान के मुआशी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप पाकिस्तानियों को हल करने दें मसले, तो आप क्यों इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जी, बक-बक करते हैं। तो फ्लोर इज़ योर्स अब्बास भट्ट साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, सर सिंपल से अल्फाज में कहूँगा, मुझे बक बक करना है इसलिए कि मैं पाँव से लेकर सर तक पाकिस्तान की गुलामी में हूँ। अगर वहाँ 10 रुपए की करप्शन होती है तो वो करप्शन हमारे पास आके आज़ाद कश्मीर जिसको कहते हैं वो 12 रुपए की हो जाती है, क्योंकि करप्शन वहां से रावलपिंडी या लाहौर या इस्लामाबाद से सफर करके कोटली में आती है या नवाबाद में जाती है। हर वो काम, हर वो बुराई, हर वो अच्छाई जो पाकिस्तान को असरअंदाज होती है, उससे ज्यादा 1% हो या 50% हो, वो आज़ाद कश्मीर के लोगों को सफर करती है। इसलिए मेरे ख्याल में हमें तो हक पहुंचता है कि बक बक कर रहे हैं हम, अपना रोना रोएं हम। अगर किसी दानिशखोर को ये पसंद नहीं है तो वो अपने आका से कहे कि हमें आज़ाद कर दे, मेरे वतन को छोड़ दे, अपने इस्लामाबाद तक महदूद रहे और कोहाला तक एक तरफ से महदूद हो जाए, दूसरी तरफ अलाट से महदूद हो जाए, तो हम कसम उठा के कहते हैं हम कभी नाम ही नहीं लेंगे उनका। वैसे इंटरनेशनली तो हर मुल्क पे, हर दुनिया के जो लीडरशिप होती है उस पर तनकीद करने का हक हर इंसान को होता है तहजीब के दायरे में रहकर, और हमने हमेशा तहजीब के दायरे को छोड़ा नहीं। लेकिन जो हमें कहते हैं हम बक बक कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उन्हें भी सोचना चाहिए 2 बार। यार अगर आप दानिशवर ही हो तो कम अज कम ये अल्फाज दानिशवरों को सूट नहीं करते, पहली बात। दूसरा, जैसा मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि उनका डायरेक्ट असर चूंकि हम पर होता है, इसलिए ये हमारा एक हक बनता है कि हम उसके बारे में बात करें, अपने मसाइल से उन्हें आगाह करें और इस सोच को, सारी सोच को सामने लाएं। अब आप बात हो रही है प्रादा साहब की दिवालियापन जो पाकिस्तान का, जो शब्बर जैदी साहब ने कहा है अभी अभी, ये वो शख्स है जो कि चेयरमैन रहा है सारे टैक्सेस का, कलेक्शन का, A से Z तक हर चीज को जानता है। दिवालिया मीन बैंकरप्सी। बैंकरप्सी किसी मुल्क की हो या बैंकरप्सी किसी कंपनी की हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। बैंकरप्ट किसको कहते हैं कि इसके पास जो इसने उधार लिया था
वो पैसे वापस देने के काबिल नहीं रहा ये मुल्क। या कोई कंपनी होती है, वो भी जो होता है कि उसने लोन लिए, जो अब लोन रीपे करने के काबिल नहीं है, इंटरेस्ट रीपे करने के काबिल नहीं है, लिहाजा उस कंपनी को या तो जबरदस्ती बैंकक्रप्ट कर दिया जाता है, जो वॉलंटरीली वो बैंकक्रप्टी में जाते हैं। अब यहाँ मसला ये पैदा होता है पाकिस्तान का। अगर पाकिस्तान को खुद ये बैंकक्रप्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे तो जो दूसरी ताकतें हैं, जो माली अदारे हैं दुनिया भर के, वो उन्हें बैंकक्रप्ट कर देंगे। बैंकक्रप्ट से क्या मुराद है कि इस वक्त पाकिस्तान के पास जो उधार लिया है दुनिया भर का, यानी 30 अरब से या खरब से लेके अब 50 अरब हो गया, यानी पिछले 72 या 75 सालों में से अगर आप ये 3 साल निकाल दें तो उनका टोटल जो था वो 20 खरब था। अब इसने सिर्फ 3 सालों में 20 खरब और लेके उसको 50 खरब कर दिया है। ये है इनकी ईमानदारी या इनका जो झूठ है ना, जो आम आवाम को ये बार बार कह रहे हैं कि भाई हमने रीपेमेंट की है जी कर्जों की। भाई कर्जों की अगर रीपेमेंट की है तो कर्जा कम होना चाहिए, बढ़ेगा तो नहीं। डॉक्टर साहब, आपके जेब में अगर 100 रुपया है तो आप कहेंगे मैंने अब्बास भट्ट को 40 रुपये दिए हैं, तो वो 100 रुपया 60 हो जाना चाहिए ना कि 140 हो जाना चाहिए। ये है इनका झूठ असल में, उसमें जो झूठ बोलते हैं। व्हाट्सएप असल में बात ये है ना, जो आप कह रहे हैं, ये इमरान साहब ने यानी जो आपने वर्कआउट करके बताया कि पिछले जो हुक्मरान रहे हैं, अच्छे ये रहे हैं बुरे रहे, उनके दौर में कितना कर्जा था और इसने 3 सालों में कितना बढ़ा दिया। ठीक है जी, तो ये तो नियरली डबल कर दिया सर, नियरली डबल। अच्छा, ये तो फास्ट बॉलर है, जाहिर है कि हर चीज़ स्पीड पर लेकर जाता है ना। लेकिन दूसरी बात ये आती है कि जो आपने कहा ना कि इनके जो फॉलोअर्स हैं, मैं अपने एक रिश्तेदार से बात कर रहा था पिछले हफ्ते, तो वो भी नहीं मान रहा था। वो कह रहा था ये हमने कर्जे अदा किए हैं। तो इनको समझाने के लिए मैं तो समझता हूँ कि दीवार से टक्कर मार दी जाए, वो बेहतर है बजाय इसके कि इनको कुछ। आप अपना वक्त जाया करें, उससे आप बेहतर काम कर सकते हैं। ये समझ से बालातर है। अच्छा, इनकी खोपड़ी, जिसको कहते हैं खोपड़ी, शायद अच्छा ना लगे किसी को, लेकिन खोपड़ी खोपड़ी जो होती है ना, ये इधर से खाली है। ये इमरान खान, तहरीक इंसाफ के बारे में ये अच्छा बुरा सुन लेते हैं, लेकिन इमरान खान के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि वो एक स्मार्ट, जैसे आप पहले इसका जिक्र कर चुके हैं ना, वो एक हैंडसम। अब मुझे ये बताएं, जिसका बीवी बच्चे रात को भूखे सोए, उनको खाने के लिए रोटी ना मिले, वो उसके स्मार्टनेस को क्या करेगा। वो एक बूढ़ा था, मैं वो अल्फाज तो नहीं कह सकता, आपने भी सुना होगा कि उसने कैसे खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किया था, अश करके दुनिया उठी थी। वो चूंकि अनपढ़ आदमी था, उसे नहीं शर्म आई, लेकिन हमारी बदकिस्मती हम पढ़ ले गए थोड़ा सा, तो ये अल्फाज इस्तेमाल करते हुए थोड़ी शर्म महसूस होती है। ये है इस शख्स की। और जिस शख्स को वो क्या कहते हैं, सादुक और अमीन, वो किसने खिताब ये दिया? जो सबसे झूठा, सबसे बड़ा चोर था, जो चीफ जस्टिस साकब निसार। ये अल्फाज कहते हुए किसी के लिए शर्म महसूस होनी चाहिए, इज्जत अदब का दावा भी किया जा सकता है और तौहीन अदालत भी हो जाती है यहाँ पे। उस शख्स ने इसको दिया जो कि सिर्फ मेरे नजदीक तौहीन रसालत है। ये किसी भी शख्स को दुनिया के सादुक और अमीर कम अज कम मेरे नजदीक नहीं कहा जा सकता, वो कितना ही सच्चा क्यों न हो, कितना ही हाफिज कुरान क्यों न हो, कितने आलिम दीन क्यों न हो, उसको सादुक और अमीर नाम नहीं सकते। ये अल्फाज, ये खिताबात या ये सिफ्त जो है, सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, किसी और के लिए नहीं। इसी तरह दूसरी बात मैं थोड़ी सी एक सेकंड के लिए एक्सप्लेन कर दूं। जो कहते हैं रियासत मदीना बनाने चला था। अब दुनिया सारी को रियासत मदीना का पता नहीं है, लेकिन उन्हें यह पता है कि ये इस्लाम की एक रियासत थी। अगर वो उस रियासत मदीना को यही समझे जो आज का ये रियासत मदीना बना रहा है, तो ये मेरे ख्याल में ये एक दूसरी तौहीन है इस्लाम के खिलाफ, रियासत मदीना के खिलाफ ये साजिश है मेरे नजदीक, कि ये बताना दुनिया भर को कि यार वो इसी तरह के थे जिस तरह के। नौज़ुबिल्लाह, मैं माफी चाहता हूँ ये अल्फाज इस्तेमाल करते हुए, मैं खुद शर्म महसूस होती है। दुनिया जान की बुराइयां आपके नजदीक, जिस्म फरोख्त से आपके नजदीक, बच्चों को जिंदा दफन करना इसके आपके जायज हो गया है। कोई ऐसी दिन नहीं गुजरता कि किसी न किसी 8 साल 9 साल 4 साल 10 साल बच्ची को रेप ना करें, और फिर बात कर रहा है कि रियासत मदीना बनाने चला था। 3 साल में तो रियासत मदीना नहीं बनी, इसको उसके नजदीक तक नहीं गया। आपको इसको मना करना चाहिए। मेरे ख्याल में ये कोर्ट का काम है, जुडिशरी का काम है कि मना करें, ये लफाज अपने इस्तेमाल नहीं कर सकता रियासत मदीना वाले। चलिए जी, कोर्ट का भी मसला है अभी, ठीक है, लेकिन आपने चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस हैं, उनका भी जिक्र किया भाई, ठीक है, उनके खिलाफ भी बहुत सी बातें हो रही हैं
और ये भी लोग कहते हैं कि वो झूठ भी बोलता है, वो झूठ बोले उसने। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि जो मुफ्ती हैं या बड़े-बड़े आलिम दीन हैं, उनको क्या मौत पड़ गई है, वो क्यों नहीं बोलते कि आपने तौहीन कर रहे हैं आप मदीना की, रियासत मदीना की और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो भी तो खामोश है ना। बजाय आपकी बात 100% सही है कि उन्हें बोलना चाहिए, बोलना चाहिए ये ना। उनकी ड्यूटी बनती है, ये मेरी ड्यूटी आपकी नहीं है, ये अच्छा, उनकी ड्यूटी है तो जो मैं मुफ्ती है। प्राचा साहब को लाना चाहता हूँ डिबेट में। प्राचा साहब, मिसल देखिए आपका ताल्लुक क्या है केपीके से, और वहाँ पर देखिए 2 ख़ास तौर पर चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जिसको इमरान खान के लफ़्ज़ यूज़ करते हैं जंगला बॉक्स, वहाँ पर एक जंगला बॉक्स भी बनी, उसकी भी तहकीक नहीं होने दी जा रही, स्टे ऑर्डर पे चल रहा है। और दूसरा जो बिलियन ट्रीज़ हैं उसके बारे में, तो इस बारे में हमें कुछ बताना पसंद करेंगे? देखिए डॉक्टर साहब, बिल्कुल ज़रूर इस पे तो हमने कई बार बात की है कि बिलियन ट्री सुनामी और जंगला बहस हो गई, मालम जबा हो गया, चीनी स्कैंडल हो गया, आटा स्कैंडल हो गया, पेट्रोल स्कैंडल हो गया, दवाइयों का स्कैंडल हो गया। स्कैंडल का नाम लें और सोचें और देखें कि वो इस मौजूदा हुकूमत में है कि नहीं, तो आपको ऐसी कोई स्कैंडल नहीं मिलेगा, कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी जिसमें मौजूदा हुकूमत मुलविस नहीं है। तो उन बातों को तो भी डिस्कस करते हैं, हम कई भी बार कर चुके हैं। मुझे भट्ट साहब की एक बात से जहन में आया, भट्ट साहब ने जो कश्मीर के हवाले से बात की कि अगर ये इनको हमारी बकबक बुरी लगती है तो हमें छोड़ दें। मतलब उन्होंने पाकिस्तान की बात की कि अगर पाकिस्तान को कश्मीरियों की बातचीत या एतराज़ात उठाने या जो उनके साथ जुल्म ज्यादती नाइंसाफी हो रही है वो अच्छा नहीं लगता तो कश्मीर को छोड़ दी। तो डॉक्टर साहब, ऐसी आवाजें आज से 50 साल पहले भी उठी थी जब बांग्लादेश अलग हो रहा था। पाकिस्तान के जो 2 पाकिस्तान थे, एक मशरकी पाकिस्तान, एक मगरबी पाकिस्तान। जिस पाकिस्तान में हम रह रहे हैं ये मगरबी पाकिस्तान है, जो बांग्लादेश है आज का वो कल का मशरकी पाकिस्तान था। तो जब उनके साथ ज्यादती हुई उन्होंने यही आवाजें उठाई कि हमें छोड़ दे, लेकिन उनको नहीं छोड़ा गया। और इत्तेफाकन ये दिसंबर का ही महीना था कि जब उनके खिलाफ जंग हुई और वहां पे उन्होंने आज़ादी हासिल की। डॉक्टर साहब, अभी अगर आप देखें जंगें तो वैसे आमतौर पे अच्छे रिजल्ट लेकर नहीं आती, किसी भी मुल्क के लिए जंग अच्छी नहीं होती, लेकिन अगर वो आज़ादी की जंग हो तो वो यकीनन समरावर साबित होती है। मसलन मैं आपको बात बताऊं कि बांग्लादेशियों ने तो 30 लाख जानों की भी कुर्बानी दी, हजारों इज्जतें भी गंवाई, और हम ही ने उनके ऊपर जुल्म ढाए। हम ही ने, किसी और ने नहीं, किसी गैर मुस्लिम नहीं, मुसलमान ने ढाए उनके ऊपर। और फिर उसका अंजाम यह हुआ कि उनको आज़ादी मिल गई। आज मैं आर्टिकल एक देख रहा था डॉक्टर इशरत हुसैन का। डॉक्टर इशरत हुसैन जो है तो वो मालियाती एडवाइजर है पीटीआई की गवर्नमेंट में मौजूदा, और उनके 57 साल हो गए हैं मालियाती मामलात में करते हुए। वो स्टेट बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं और उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है और इस वक्त भी वो एडवाइजर हैं, सर्विंग है। गो कि उन्होंने सितंबर में रिजाइन लिख दिया था इमरान खान को कि भाई मेरी जान छोड़ दो, लेकिन अभी तक शायद वो उस पर अप्रूवल नहीं हुई। तो उन्होंने आर्टिकल में जो कंपैरिजन लिखा है बांग्लादेश का, उन्होंने लिखा है कि बांग्लादेश की जीडीपी जो है वो जो जिस वक्त मशरकी पाकिस्तान था उस वक्त से लेके अभी तक 50 गुना ज्यादा हो चुकी है। उस वक्त जो थी और आज जो है वो 50 गुना बढ़ चुकी है। जो पर कैपिटा इनकम है वो उस वक्त से लेके अभी तक 25 गुना बढ़ चुका है। जो फूड की आइटम है, फूड प्रोड्यूस है, वो उनकी 4 गुना बढ़ चुकी है। जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 100 गुना 100 गुना बढ़ चुके हैं। 100 गुना का मतलब ये 100% नहीं, 100 गुना। 100% का मतलब ये है 100 से 110 बन जाए, लेकिन 100 गुना का मतलब 100 से 10,000 बन जाए। ये उनकी एक्सपोर्ट्स हो गई है। और उनकी अगर उस वक्त बिलो पॉवर्टी रेट जो था वो 60% था, उसको अब वो मौजूदा दौर में 20 पे ले आए हैं। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो अभी 72 हो गई उनकी। एवरेज लाइफ 72 है, जबकि पाकिस्तान में भाई अच्छा ये वो बांग्लादेश था मशरकी पाकिस्तान का जिसको अमेरिका के वजीर खारजा, जिसने भुट्टो को इबरत का निशान बनाने की धमकी दी थी, हेनरी किसिंजर, उसने कहा था कि बांग्लादेश जो है तो वो एक बास्केट केस है। और ये वो बांग्लादेश था जिसको हम पाकिस्तानी, हम उनको काले बंगाली और ठिगने और बोने बंगाली कहते थे। और
हम ये कहते थे कि हर साल सैलाब आता है और उनको बहा ले जाता है तबाही, और हमें उनको संभालना पड़ता है, हम उन पे पैसे जाया करते हैं और नंग धड़ंग लोग झोंपड़ी में रहते हैं। प्राची साहब, ये हमारी सोच थी। आपने बड़ा अच्छी वजाहत की है बहुत सी चीज़ों की, लेकिन एक मैं चूँकि टाइम थोड़ा रह गया अब, तो मैं ये सिर्फ ये ऐड करना चाहता हूँ कि असल में पाकिस्तान की अशराफिया ने, मैं 60s की बात कर रहा हूँ, मिड 60s की, उस वक्त खुद कहा था बंगालियों को कि आप हमसे अलहदा हो जाएं। तो उन्होंने कहा था भी हमेशा एक जो अकलीत होती है वो अलहदा होती है, हम तो अक्सरियत में हैं, तो आप अगर आप अलहदा होना तो अलहदा हो जाए। तो फिर कहने वाले कहते हैं कि फिर उसके लिए उन पर यूरिश की हमला किया गया, और जिस तरीके से उन्होंने उनको अलहदा किया या मारदार की, जो भी सारी तारीख का हिस्सा है, और उसके नतीजे में 93,000 फौजी भी पाकिस्तान के जो है ना वो यानी जंगी कैदी बने। तो वो अलहदा टॉपिक है, उस पर आएंगे कभी। जो मैं असल में आपसे पूछा था कि जो जंगला बस है उसका जो उस पर जो करप्शन हुई है उसका आपने जवाब नहीं दिया। लेट मी ब्रिंग इन अब्बास भट्ट साहब को। अब्बास भट्ट साहब, ये मुझे ये बताएं कि यानी आमतौर पर यह कहा जाता है कि जो चोर होते हैं उनका सरबराह भी चोर ही होता है। अगर माफिया बैठी हुई है तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ माफिया काम कर रही हैं, तो वो माफिया उनको को पकड़ा क्यों नहीं जा रहा? अगर उनको जो उनके हेड्स हैं उनको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा? करप्शन खत्म क्यों नहीं हो रही? तो ये तो नहीं है कि भाई जो माफिया है उनका जो हेड है वो खुद ही चोर है। डॉक्टर साहब बिल्कुल उसके तरफ मैं आता नहीं कि छोटी सी वजाहत कर दूं, जो आपने कहा ना मिड 60 में, बिल्कुल 1962 में ये मेरे ख्याल में जस्टिस मनीर जो उस वक्त वजीर कानून थे, उनको ये मैसेज देकर जनरल यूब ने भेजा था कि भाई अलहदा हो जाओ, बंगाल को अलहदा कर दो। दूसरा जो प्राचा साहब ने बड़ी डिटेल तफसील बताई है, लेकिन उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है। भट्ट साहब, आपने जो बात की है मैं इसमें थोड़ा सा कह दूं, इजाफा ये कर दूंगा, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। भाई जो लोग इस पर कहेंगे आमतौर पर कहते हैं आप हला दिया करें। अगर जिसको है ना वो किताब है किसकी, फ्रॉम फ्रॉम जिना टू जिया, ये उस सर किताब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसका हवाला देने के लिए खुद जाके पढ़े मैं बता। और दूसरी प्राचा साहब के मैं बात में एक चीज मजीद क्लियर करूं, उन्होंने जितने भी हवाले दिए ना जीडीपी के पर कैपिटा इनकम के, ये पाकिस्तान के कंपैरिजन किया है। हकीकत ये है कि इस मौजूदा रात को बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम और जीडीपी हिंदुस्तान से भी बेहतर है, इंडिया से बेहतर है इस वक्त। बांग्लादेश नंबर 1 है, पाकिस्तान इंडिया नंबर 2 है, और पाकिस्तान नंबर 3 में आता है इस वक्त। ये इनकी टोटल पोजीशन है। बाकी रह गया आपका सवाल करते जनाब, जब देखा ना जब वो 40 चोर इकट्ठे हुए तो उनमें का भी एक सरबराह तो था ना। ये इनके अपने अल्फाज हैं, इमरान खान नियाजी के अपने अल्फाज हैं। जब सरबराह चोर हो तो ये चीजें होती हैं, वो चीजें वही हो रही हैं, तो फिर ये अपने आप को भी चोर, अगर उन्हीं के फार्मूले पर काम रखा जाए तो जो डेफिनेटली चोरों के सरबराह भी चोर होते हैं। सरबराह अगर चोर ना हो तो नीचे कोई भी चोर नहीं हो सकता। ये चीनी का माफिया, जिसको खुद अपने अल्फाज इनके, चीनी का माफिया कौन था? जहांगीर तरीन जिसको कहा जाता है। और जहांगीर तरीन अगर 45 लाख रुपया महाना 50 पे करता था इनका ये चलाने के लिए बनी गाला, पहले मेरे 30 से या 35 थे, उन्होंने कहा भाई ये अनफ नहीं है, तो वो क्या दे रहा था? वो क्या ज़कात निकाल रहा था अपनी, या सदका अपने बच्चों का दे रहा था? वो इसलिए 40 या 50 दे रहा ना कि 100 उसने कमाने थे। असल में जब तक कोई 100 ना कमाए वो किसी को ये पैसे नहीं दे सकता। क्यों देते था? वो खुद चोरी करता था, यानी चोरी करने वाला जहांगीर तरीन था, शेयर होल्डर उसका इमरान खान था, जो आज भी मौजूद है। नहीं, कोर्ट ने साबित भी किया ना कि जहांगीर तरीन को बैन किया गया, किस वजह से किया गया? पाबंदी लगी इसलिए करप्शन साबित हुई उस पर, ठीक है। और फिर उसके अलावा भी हजारों चीजें, किस चीज का फॉरेन फंडिंग का केस है, कितने सालों से ये पीछे छुपा हुआ है? क्यों छुपा हुआ है? अगर सादोक और अमीन ही है, फर्ज करते हैं मुल्क सच्चा इंसान है, सब कुछ है इसमें, वो केस लाए ना सामने, वो कहां से पैसे आए? वो 23 ऐसे बैंक अकाउंट हैं जिनका सुराग उन्होंने आज तक नहीं दिया किसी को। नहीं, अब मिल गया ना, अब सुराग मिल गया। इसमें बेसिकली बस पता, स्टेट बैंक ने तफसील दे दी है, मुहैया कर दी है, जो नहीं थी। फिर भी होगा कुछ भी नहीं, उसमें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त बदकिस्मती ये है। अब फिर मैं वो बात करूंगा जिससे मेरे भाई पाकिस्तानी भाइयों को तकलीफ होगी। पाकिस्तान का हर अदारा, वो खुआ पॉलिटिशियन हो, खुआ जुडिशरी हो, खुआ डिफेंस हो, किसी भी चीज को ले लें, इस वक्त दुनिया के करप्ट तरीन अदारों में शुमार है उनका। हर अदारा ओपनली ये करप्शन कर रहा है। अच्छी सी अच्छी जगह फौजी जनरलों के पास है इस वक्त,
ये जो जस्टिस वगैरह जो रिटायर होते हैं, इनकी इनकम आपको पता ही है, दुनिया के जो बेहतरीन 5 टॉप पेड हैं ना, उनमें इनका शुमार होता है। लेकिन करप्शन के लिहाज से, जो इंसाफ दिलवाने के लिहाज से, ये 123 या 124 नंबर पर आते हैं। कोई एक अदारा मुझे बताएं जो ये करप्शन कर, सियासतदान भी इनके सारे करप्ट करते, ये नहीं है कि ये अकेले आके करप्ट कर, इससे पहले भी करप्शन थी, हाँ उतनी नहीं थी, लेकिन ना उन्होंने साबित होने दिया, ना ये साबित होने देगा, और ना कल जो वाकया होगा ये पीछे अपोजिशन में जाएगा, साबित ये भी कोई नहीं करने की देगा कि मैंने करप्शन की। प्राची साहब, क्या ये करप्शन सिर्फ इधर ही है, एस्टैब्लिशमेंट में करप्शन नहीं है? हर जगह मैं, इसलिए मैंने डिफेंस का आपके सामने नाम लिया, जितने भी अदारे हैं पाकिस्तान के, जितने भी अदारे A से लेके Z तक, कोई अदारा आप ले लें उसमें करप्शन मौजूद है। करप्शन से पाक कोई अदारा नहीं है, और ये कहता है ये रियासत मदीना बनाने जा चला था। अच्छा, प्राचा साहब को बुलाते हैं। प्राचा साहब ये बताएं कि आपने भी बता दिया, भट्ट साहब ने भी बता दिया कि सिचुएशन क्या बांग्लादेश की। आने के उनको कहा जाता था कि उनको कद छोटे हैं, हमारी तो छाती बड़ी चौड़ी है, हमारे कद बड़े हैं, पता नहीं क्या, हम नंबर 1 है। तो ये नंबर 1 किस चीज में है? करप्शन ये नंबर 1 किसी भी चीज में नहीं है, और झूठ मुझे बोलने में, अपने आवाम को गुमराह करने में, भट्ट साहब अपने आवाम को धोखा देने में मुझे इतराज है आपके इस स्टेटमेंट पर। आप कैसे कह सकते हैं कि वो नंबर 1 नहीं है? करप्शन में कौन है नंबर 1 इस वक्त दुनिया में? अच्छा, ये भी सही कहा भट्ट साहब ने। तो बहरहाल, लेकिन डॉक्टर साहब पता है कि ये झूठ में नंबर 1 है। झूठ बोलना, देखें आप कारपेट के नीचे गन फेंकेंगे ना, तो या उससे नहीं छुपता, या वो कबूतर के कहते हैं ना, आंखें बंद कर लेने से बिल्ली नहीं चली जाती, आपको आंखें खोलनी होगी। और ये दिसंबर का महीना जो मैंने रेफरेंस दिया बांग्लादेश का, कि देखें बांग्लादेश चला गया हमसे, आखिर तक हम यही कहते रहे, इस हद तक कि जिस दिन सरेंडर किया 93,000 फौजियों ने, तो उस दिन भी यही कहा गया कि जी जंगबंदी हो गई है। भाई जंगबंदी तो हुई है ना, लेकिन जंगबंदी तो ऐसे नहीं हुई। अच्छा, इसी तरह से ये मैसेज है डॉक्टर साहब के पहले इन्होंने देखे KPK में जो अंधेर नगरी मचाई, फाटा में, वजीरिस्तान में जो तबाही फेरी, बलूचिस्तान में जो झाड़ू फेरा, तबाही जुल्म ज्यादती हुई, इवन कश्मीरियों के साथ जाने अनजाने में हो रहा है, उनको तो खैर जैसे बकौल आपके नहीं समझ आती, वहां पे हो रहा है। कराची में जो हालात पैदा किए गए हैं, सब कुछ तो हो गए। अब पंजाब में इन्होंने चैलेंज कर लिया, तो पंजाब में इनको प्रॉब्लम पड़ने लगा है। वो जो है ना मिर्जा गालिब का शेर, क्या कहते हैं कि बहरहाल अब सूरत हाल मुख्तलिफ है अब सूरत हाल मुख्तलिफ है, वो पहले वाली नहीं रही। और पंजाब में सूरत हाल आप देखें डॉक्टर साहब कि कोई MNA देख लें, चाहे वो अपोजिशन का हो चाहे वो हुकूमत का हो, वो सब तबाही की तरफ इशारे कर रहे हैं। मसलन मैं आपको दिखाऊं कि देखें नून लीग की तरफ से बहुत सी आवाजें आई कि हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे अगर मरीम नवाज को कुछ होता है यहाँ पर। इसी तरह से दूसरों ने ये कहा, उधर महमूद अचकजई ने कहा कि हम ये अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के बीच में जो बाढ़ है ये उखाड़ के फेंक देंगे, मतलब हम बलूचिस्तान को अलग कर लेंगे। दूसरी तरफ से उसको छोड़ दें, मौजूदा हुकूमत अटॉर्नी जनरल जो है। एक सेकंड रुकें, फिर क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान नजर ये आता है कि पाकिस्तान इज बिकमिंग अनगवर्नेबल, तो ये पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? इकोनॉमिक्स की सिचुएशन आपने बता दी कि बैंकरप्ट है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो एक सफे वाली बात थी वो भी खत्म हो चुकी है, एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी इख्तलाफात हैं, तो विच वे इज पाकिस्तान हेडिंग? तो डॉक्टर साहब मैं वही बता रहा हूँ कि देखें, और तो छोड़ दें अपोजिशन को, तो छोड़ दें मौजूदा हुकूमत का अटॉर्नी जनरल, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि 10 लाख लोग, कोर्ट्स में कहा कि 10 लाख लोग मैदान में निकले सड़कों पे तो ये मिसिंग पर्सन का मसला हल हो जाएगा। इसका मतलब ये कि वो प्रोवोक कर रहा है, लोगों को बता रहा है कि निकलो मैदान में। तो ये अनारकी की सूरत हाल है। आपने जो पूछा कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो सूरत हाल तो अनारकी की तरफ जाने की है, और अभी भी उनके लिए मौका है, आंखें खोल लें और हालात को देखें। माना कि दुनिया को उनकी जरूरत है, उनको दुनिया की मजबूरियों का एहसास है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत की वजह से दुनिया को जरूरत है, और यह भी माना कि यहाँ के लोग बेबस हैं, लेकिन कब तक? दुनिया भी बेवकूफ नहीं है, दुनिया भी सोच रही है मुख्तलिफ एंगल से। आपने इंडिया से पंगा लिया, आपने अफगानिस्तान से पंगा लिया, आपने ईरान से पंगा लिया, चाइना से पंगा लिया। टाइम थोड़ा होता जा रहा है, तो लेट मी ब्रिंग इन अब्बास भट्ट। अब्बास साहब, इसी बात को हम आगे लेकर जाते हैं कि मैंने बता दिया है कि इंस्टेबिलिटी कैसे है, इकोनॉमिकली जो पोजीशन है वो भी बता दिया है,
इस्टेब्लिशमेंट को ये भी नहीं पता लग रहा है कि यानी दाएं चलें या बाएं जाएं। तो इस सूरत में फिर है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है उसकी, तो विच वे इज पाकिस्तान हेडिंग, और उस पर उसका हम पर क्या असर पड़ेगा? सर एक छोटी सी इजाजत दें तो प्राचा साहब की एक बात पर मैं करूं कि वो कहते हैं ना, आंखें बंद करने से बिल्ली वो चली नहीं जाती। यकीन करें ये जो पाकिस्तानी है ना एस्टेब्लिशमेंट, ये आंखें बंद करेंगे बिल्ली को अपने साथ करप्ट कर लेंगे। यानी अच्छा, करप्ट माशाल्लाह इस बात पर आप परेशान ना हो इस दिल्ली सिलसिले को में। अपने साथ मिला लेंगे। बाकी रह जाता है जी पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, बाखुदा मुझे तो तकलीफ होती है। उसका मैं रीजन है कि हम इनके दरबान हैं असल में। इनका जो जिस तरह मैं शुरू में कहा जो फैक्ट उनका होगा वो हमारे पास तरफ भी होगा। ये बैंक्रप्सी की अब हम पूरी बात हम कर नहीं सके। बैंक्रप्सी जब किसी मुल्क की तरफ जाती है तो उसके फिर तरीके होता क्या है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कंपनी का होता है। जब कंपनी बैंक्रप्ट होती है ना, तो उसकी जो एसेट्स होते हैं वो मालिकों को नहीं दिए जाते, बल्कि उनके एसेट्स पहले उन लोगों को दिए जाते हैं जिनका आधार उन्होंने खाया होता है। तो आप अंदाजा करें पाकिस्तान के एसेट्स कौन से बड़े बड़े एसेट्स, न्यूक्लियर एसेट्स सबसे बड़े हैं ना। और जब ये न्यूक्लियर एसिड्स वाला मुल्क अगर अनफॉर्चुनेटली बैंक्रप्सी में चला जाए तो क्या होता है फिर? मेरे जिसको नहीं कहते थोड़े को पोता सुने तो समझे, वो वाली बात है इस वक्त। अल्लाह ना करे ऐसा हो। एक वक्त वो था जिसको पाकिस्तान को न्यूक्लियर एसेट्स होने की वजह से अपना डिफेंस मजबूत लगता था। दुनिया उस पर कम अज कम हमला करने का नहीं सोच सकती थी, वो हिंदुस्तान हो या कोई दुनिया का कोई मुल्क हो। लेकिन अब वही जो एसेट्स थे ना, वो ये अजाब बन गया है पाकिस्तान के लिए। अब जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो जो सोच रही है कि एक मुल्क जिसके पास अपने देने के लिए फौज को देने की तनख्वाहें भी नहीं होंगी, उनके लिए कोई मामलात भी नहीं चल सकेंगे। आधार देने वाले आधार मांगेंगे दो तो क्या करेंगे ये? इससे बात याद आई कि भट्ट साहब एक प्रोग्राम में मैंने देखा था, प्राची साहब ने जरूर देखा होगा, रजी का प्राची साहब, वो कह रहा था कि पाकिस्तान के सफारतखाने का एक नाम नहीं लेते एक मुल्क का, एक मुल्क में पाकिस्तान का सफारतखाना है, तो वहां पर लोग कह रहे थे कि 3-3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। तो ये सूरत हाल है। ठीक है। तो फिर क्या अच्छा, होगा? और फिर देखिए जी, वैसे जो हमारे दानिशखोर कहते हैं कि आप बात ना किया करें, देखिए अगर फिलहाल हम सिर्फ जम्मू कश्मीर को 1 मिनट के लिए अलग करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान को देखा जाए, अगर पाकिस्तान में कोई गड़बड़ होती है, कोई गड़बड़ होती है और लोगों को तकलीफ होती है, सिविल वॉर होती है, कुछ भी होता है, तो उससे तकलीफ हमें भी होगी। आखिर में जिस तरह भी है, इंसान है, वो हमारे भाई हैं। हमारी जो शिकायत हैं या जो भी गिला है, वो तो एस्टेब्लिशमेंट से है, और जो लोग रूलिंग एलीट से है। आम लोगों से तो हमारा कोई गिला नहीं है, उनसे कोई लड़ाई नहीं है। हाँ, ये जो जरूर है कि जो उनको फुट सोल्जर्स बने हुए हैं, जो हमको गुलाम रखना चाहते हैं, जैसे उन्होंने बंगालियों को रखा हुआ था या दूसरे को रखा हुआ था, उनसे हमारा गिला जरूर हो सकता है, झगड़ा या खिलाफ हो सकता है। तो हम तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि किसी को तकलीफ पहुंचे, ख्वाह कोई किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। और जो जैसे आपने पहले फरमाया कि जो कुछ वहां होता है उसका नेगेटिव असर हम पर भी आता है। तो यू मे कंटिन्यू बट साहब, तो मैं फिर प्राचा साहब को लाना चाहता हूँ। आप बात जो कर रहे थे उसको मुकम्मल कर लेना। हाँ अच्छा, जो मैं वही एक दो मिसालें आपको देना चाहता था। देखें, यहाँ घरों में आपने डेफिनेटली किसी न किसी को जरूर देखा होगा, अगर किसी से आधार लिया तो वो आधार नहीं दे रहा है तो कोर्ट कोर्ट होती है, उनको जाहिर है हेलो हेलो। वो भेज देते हैं, जाओ जी उनका सामान उठा के ले आओ, जो उसने आधार देना है। अगर नहीं देता तो सामान लेके उठाओ जो। तो पाकिस्तान के पास और क्या सामान है? वो चीनी आटा तो है नहीं उनके पास, अपने लिए नहीं है, तो वो कौन सा उठा के ले जाएगा? वो एक न्यूक्लियर तो रह जाता है उनके पास। तो खुदा न खास्ता ये आलात, यानी किसी उस इंसान के हिस्से में कभी भी कोई डेंजरस हथियार नहीं दिया जा सकता जो इंसान खुद भूखा और प्यासा हो। जो भूख में इंसान हेलो हेलो। आ रहे हैं, अल्लाह ताला रहम करे। तो मेरे ख्याल में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे ख्याल में वीडियो में या क्या 12। नेट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, प्राचा साहब ऑलरेडी गायब हो गए हैं। उन्होंने टेस्ट किया है हम्म। कि कोई नेट का प्रॉब्लम हो गया है। अच्छा, मुझे बात ये करना चाहता था भट्ट साहब भी, फिर लोग बेचारे क्या, हाँ एक बात इससे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा भाई। देखिए, आपने कहा कि पहले जो लोगों को, जिन लोगों का कर्ज है उनको अदायगी होती है, तो इसमें यह है ना कि अदायगी के तौर पर गिलगित बल्तिस्तान का कुछ इलाका तो वैसे भी चाइना के हवाले किया गया है।
डॉक्टर साहब के नेट का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई बात आपने सुनाई नहीं दी मुझे। तो प्राचा साहब इज बैक। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आप कह रहे थे ना कि लोगों को पहले जो कर्ज देने वाले हैं उनको दिया जाता है पैसा, तो यानी बहुत सा कर्जा तो चाइना का है, तो यानी इसमें ये भी तो हो सकता है ना प्राचा साहब, यू आर बैक अगेन। जी जी बिल्कुल। अच्छा प्राचा साहब, मैं ये जानना चाहता था कि भट्ट साहब फरमा रहे थे कि जब कोई मुल्क या कंपनी बैंकरप्ट होती है तो सबसे पहले जिन लोगों का कर्जा होता है उनको अदायगी की जाती है, तो उन्होंने न्यूक्लियर एसेट्स का भी जिक्र किया था, लेकिन सबसे ज्यादा जो कर्जा इस वक्त जो है वो तो चाइना का है। तो मुझे ये बताया जाए कि ये मैं जानता हूँ, ऑन अथॉरिटी में बात कर रहा हूँ कि बहुत से इलाके चाइना को लीज पर दिए गए हैं क्योंकि कर्जा नहीं दे सकते, तो ये भी तो खदशा है ना कि ये गिलगित बल्तिस्तान हमारा इलाका है, यानी जम्मू कश्मीर के लोगों का इलाका है, ठीक है, तो वो इंडिया भी इस पर क्लेम करता है, लेकिन ये तो नहीं होगा कि यहाँ से कुछ इलाका जो है चाइना के हवाले कर दिया जाएगा। सर बिल्कुल तोहफे डॉक्टर तो साहब, पहले भी भट्ट दिए साहब गए ने थे, बिल्कुल। लेकिन आपकी बार तोहफा नहीं जाएगा, आपकी बार चाइना खुद ही ले लेगा। अच्छा। चाइनी एक ऐसी कौम है, अगर उनकी आप हिस्ट्री देखें ना, हाँ। और ये श्रीलंका को उन्होंने क्या हाल किया था, श्रीलंका का भी वो जो बनाया गया था सारा सिलसिला, उन्होंने वो इलाका ही ले लिया था उनसे। तो ये भी मोस्ट प्रोबेबली है, जब उनको उधार ना दे सकें तो वो उधार तो बढ़ता ही जाएगा ना, कम तो नहीं होगा, इंटरेस्ट रेट वो बढ़ेगा, तो जो ऑटोमेटिकली ये भी पॉसिबिलिटी है वो कहें चाइना को यार आप रख लो इसको, अब हमारे पास की बात नहीं है, तो हम फिर इसको संभाल ही नहीं सकते। इंडिया क्या करेगा जो कहता है कि मेरा इंटीग्रल पार्ट है? तो ज़ाहिर है इंडिया पॉसिबिलिटी है, वो लेने की कोशिश तो करेगा, लेकिन मेरे ख्याल में चाइनियों के साथ उसकी जो जिसको नहीं कहते मुश्किल हालात पैदा होंगे। प्राची तो आप क्या कहते लेकिन हैं? बदकिस्मती सिर्फ इतनी होगी डॉक्टर साहब, एक सेकंड के लिए एक बदकिस्मती होगी, तो मैदान जंग हम बनेंगे, हाँ ये भी है। मारे जाएंगे तो हमारे लोग मारे जाएंगे, जो हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये होगी इस प्राची सिलसिले में। साहब आप क्या कहेंगे जी जनाब इस बात पर, क्योंकि आपके पास टाइम पूछना रहेगा अब। प्राची साहब। डॉक्टर साहब, भट्ट साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया, क्योंकि वो अकाउंटेंट है, उनको पता है कि बैंकरप्सी क्या होती है, और एक मुल्क की बैंकरप्सी एग्जैक्टली उसी तरह उससे होती है जैसे कंपनी की होती है। वाकई कंपनी के असेट्स बेचे जाते हैं, और जो पहले जिन्होंने दिया होता है कर्जा उनको वापस करना पड़ता है उसके बाद। लेकिन जो उन्होंने बात की गिलगित बिल्तिस्तान वगैरह की और इन एरियाज की, तो चाइना का स्टांस उसके ऊपर नहीं है। लीगल स्टेटस जो है वो इंडिया स्ट्रांग पोजीशन में है, चाहे वो इंटरनेशनली सेटल्ड हो या जो भी हो, और ये मोस्ट लाइकली है कि इंडिया, वो जो हम सुनते भी आ रहे हैं आजकल, जो बातें हो रही हैं कि इंडिया की नजरें लगी हुई हैं उसके ऊपर, और उसके ऊपर काम हो रहा है प्रॉपर, और ये इस बात के बहुत शदीद चांसेस हैं। किस पर काम हो रहा है, किस बात पर काम हो रहा है? गिलगित बिल्तिस्तान के ऊपर काम हो रहा है, जो इंडिया की नजरें उसके ऊपर लगी हुई हैं, और जिसके ऊपर बैकडोर से काम हो रहा है। और बात यह है कि चाइना का तो राइट नहीं बनता, हाँ चाइना चाहे तो गवादर पाकिस्तान से ले ले, जस्ट इन केस ऑफ बैंकरप्सी, अगर कुछ सेटलमेंट होती है गवादर को ले ले या किसी और जगह को, गिलगित बिल्तिस्तान को नहीं ले सकता। और ऑलरेडी चाइना, इंडिया और पाकिस्तान को मिला के सी पैक को शामिल किया जा रहा है। जो सी पैक में गिलगित बिल्तिस्तान होगा नेक्स्ट, आप इसका जो नया नक्शा देखेंगे नया, तो उसमें इंडिया शामिल होगा। अच्छा साहब टाइम खत्म हो गया, भट्ट साहब आपके पास 20 सेकंड है, प्लीज आप कोई लास्ट बात करना चाहें? सर जिस तरह का है ना कि चाइना ये गिलगित बिल्तिस्तान नहीं ले सकता, वो इन चाइनियों के नजदीक कुछ भी नहीं, दे कैन डू एनीथिंग, ये जूझ मजूझ की कौम है, अल्लाह वारिस है इनका। अच्छा यहाँ पर ही खत्म करते हैं। नाजरीन आपने डिबेट सुनी, मैं समझता हूँ कि अभी भी बहुत सी बातें रह गई हैं, लेकिन दोनों ने बड़े अच्छे तरीके से वजाहत की है। वी लीव इट एट दैट। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं प्लीज डू आस्क, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब इट। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम इन दोनों को फिर लाया जाए। आई थिंक ये जोड़ी अच्छे तरीके से बात करती है, डूइंग वेल। आई लीव इट एट दैट। हमारी तरफ से खुदा हाफिज एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ।